गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। लाइक आई वाज थिंकिंग सिंस मेनी डेज के लोगों के पास कोई सही मायने में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ब्लैक फंगस जो है वो किस चीज़ का नाम है, या ब्लैक फंगस कैसे होती है, कौन कौन से लोगों को ये हो सकती है। ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसके बारे में कुछ बताएं। नाउ आई एम नॉट द पर्सन टू टेल ऑल दोज थिंग्स। मैं तो टीचर हूँ ना, तो हमने फिर ऐसे सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे लोगों से ये इन्फॉर्मेशन लें जो फील्ड में हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, उनको लेकर हम अभी आते हैं आपके सामने। कहीं जाइएगा नहीं, जस्ट कमिंग बैक आफ्टर ए सेकेंड। वेलकम बैक। लाइक आई सेड इन द वेरी बिगनिंग, जैसे आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। जैसे उस तरह की ये बीमारी, जो अजीब बीमारी जो फैली हुई है, जिसके बारे में लोगों को डर है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि जो सिर्फ नॉर्मल सी ज़रा सा आँख में कुछ हो गया तो उसको डर हो गया कि मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। किसी को नाक में कुछ हो गया तो उसको डर हो गया, किसी को मुंह में कुछ हो गया। दिस इज़ अ पैनिक सिचुएशन। तो उस पर बात करने के लिए हमने उन एक्सपर्ट्स को बुलाया जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, जो जो जिनका नाम है, जो अच्छा काम करते हैं। तो वो सोर्स आपको बताए, सही इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए कि कब क्या और कैसे ये होता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए हमने जिनको बुलाया है उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल डॉक्टर नाजिमा बिन काजी, डॉक्टर काजी के नाम से ये फेमस है। हार्ट केयर हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ पर, जो है हेल्थ केयर फाउंडेशन, हार्ट केयर जो हेल्थ केयर फाउंडेशन है, वहाँ पर डॉक्टर काजी जो है वो बैठते हैं और अपनी प्रैक्टिस वहाँ पर करते हैं। सी इज़ एन आई सर्जन, अ वेरी गुड पर्सन, अ जेंटलमैन, जेंटल वुमन बोल सकते हैं अपने। बहुत अच्छी लेडी हैं। मेरा उनका बहुत समय से जान पहचान रही है। सी इज़ वर्किंग देयर सिंस 2005। अब जो भी मोतिये के ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं, हार्ट केस में जो भी जानते हैं, वो नाजिमा बहन को जानते हैं। तो डॉक्टर काजी से हम मुलाकात करते हैं और डॉक्टर काजी से हमने बात किया इस बारे में, और डॉक्टर काजी हमको बताएंगे कि क्या चीज़ है। सो डॉक्टर साहब, आप पहले तो आप हमको ये बताएं कि ब्लैक फंगस ये किस बला का नाम है? वैसे तो सबको पता ही है कि ब्लैक फंगस वन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन ही है। ठीक है, उसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। और ब्लैक फंगस को ब्लैक इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी बॉडी के जिस पार्ट को अफेक्ट करता है वो पार्ट जो है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, बिकॉज फंगस उस पार्ट को पूरा नेक्रोस्ट कर देती है, पूरा उसको खा जाती है। तो उस एरिया, वो जो स्किन है, वो पार्ट है, वो पूरा ब्लैक हो जाता है। इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहा जाता है, ना कि फंगस खुद ब्लैक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारे देश में ये जो ब्लैक फंगस जो फैल रहा है, जैसे आज ही के पेपर में मैंने पढ़ा कि फलां शहर में इतने केसेस हो गए, फलां शहर में इतने केसेस हो गए। तो ये जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो जो सर्ज हो रहा है, वाई वी आर सीइंग दैट सर्ज इन अवर कंट्री, वो क्यों इतना फैल रहा है, उसकी वजह क्या है? ब्लैक फंगस तो पहले से ही, ये कोई नया डिजीज़ नहीं है, ये काफ़ी सालों से हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में ये इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज जो कोरोना के वायरसेस हैं वो खुद हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट कर रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी डाउन कर रहे हैं। बिकॉज कोरोना वायरस जो है वो खुद डायबिटीज़ इंड्यूस कर रहा है, वो म्यूकोरमाइकोसिस को वो खुद मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि फंगस को वो अट्रैक्ट कर रहा है और उसको ग्रो करने के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हमें म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में सर्ज देखने मिलते हैं। और कोरोना की जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसकी वजह से भी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज जो कोरोना की ट्रीटमेंट है उसमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट्स को, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। पेशेंट को जब ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है तब ह्यूमिडिफायर का यूज़ होता है। वो ह्यूमिडिफायर की ह्यूमिडिटी जो है वो भी फंगस को ग्रो करने में हेल्प करती है। मतलब ये सारे फैक्टर्स की वजह से अभी आजकल कोरोना के केसेस में सर्ज, कोविड फंगल ब्लैक फंगस के केसेस में सर्ज देखा जा रहा है। अच्छा, तो ये जो ब्लैक फंगस है, जिसको टेक्निकल नाम तो उसका म्यूकोरमाइकोसिस भी बोला जाता है,
उसके सिम्टम्स क्या है? मतलब जैसे नहीं सिम्टम्स होते, जैसे हमें मलेरिया हो तो उसका सिम्टम्स अलग होता है, कोरोना का सिम्टम्स अलग होता है, जैसे ब्लैक फंगस है तो उसके सिम्टम्स क्या है? ब्लैक फंगस में पेशेंट को, अगर कोरोना से पेशेंट रिकवर हो गया है, उसके बाद पेशेंट को परसिस्टेंट सपोज हेडेक रह रहा है, यूनिलेटरल मतलब कि एक साइड पेशेंट को कंटिन्यूस हेडेक रह रहा है, उसको फेशियल स्वेलिंग या फेशियल पेन है, या पेशेंट को कई बार फेशियल पैरेस्थेशिया बोलते हैं, नमनेस बोलते हैं, मीन्स क्या कि उसको ये सपोज फेस पे पेशेंट टच कर रहा है तो उसको वो सेंसेशन पता नहीं चलती है। फिर पेशेंट को सपोज नाक में अगर हम सोचते हैं तो पेशेंट को नेजल ब्लॉकेज मतलब कि नाक बंद रहना, नाक में से डिस्चार्ज निकलना, जैसे ब्लैक और ब्लड निकलना पेशेंट को। फिर पेशेंट को आइज़ में सूजन आना, आइज़ थोड़ी बाहर निकल जाना, उपली जो पलक है वो पेशेंट के नीचे झुक जाना, पेशेंट को आई मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम होना, पेशेंट को डबल डबल दिखना, या पेशेंट को विजन का लॉस हो जाना। और एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट जो है वो डिटेरिएट हो जाता है, पेशेंट को पता नहीं चलता है, उसको कन्फ्यूजन रहता है, वो सब एक्सट्रीम केसेस है। बट इनिशियल सिम्टम्स में तो पेशेंट को मेनली हेडेक, फेस पे जो है वो स्वेलिंग और उसको नमनेस रहना, वो उसके इनिशियल सिम्टम्स है। पेशेंट्स को, हाँ ये भी मैं बताना भूल गई कि पेशेंट्स को जो है वो टूथ एक रहता है, पेशेंट के दांत हिलने लग जाते हैं, तो ये भी उसका एक सिम्टम्स है। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, सही तरीके से आपने बताया। अब ये भी है कि अगर कोई आदमी को कुछ ऐसे सिम्टम्स आए, और मान लो कि उसको शंका हो जाए, डाउट हो जाए कि भाई मुझे ये ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया, तो वो मतलब डायग्नोसिस करने के लिए कैसे उसका अप्रोच क्या है, मतलब किस तरीके से वो डायग्नोसिस करवाए, कैसे चले? मतलब जैसे किसी को हड्डी वड्डी टूट गई तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा, श्वास की तकलीफ है, वो दमा अस्थमा है तो एमडी के पास जाएंगे, जैसे डायबिटीज़ वाले एमडीज़ के पास जाएंगे। तो ब्लैक फंगस का डायग्नोसिस करने के लिए कौन ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मतलब ये डायग्नोसिस थरली कर सकते हैं? देखिए मिर्ज़ा साहब, अगर पेशेंट को थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं और अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले, सपोज जनरली पेशेंट को ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो नोज़ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए पेशेंट जनरली ईएनटी को ही दिखाने के लिए जाएगा। तो ईएनटी सर्जन उसको कैसे डायग्नोस करते हैं? तो जनरली वो लोग नेज़ल स्वॉब लेते हैं और उसको KOH स्टेनिंग बोलते हैं, वो करने से हमको पता चलता है। सेकंड थिंग, वो लोग नेज़ल एंडोस्कोपी करके और वहाँ से बायोप्सी मतलब कि वहाँ से वो टिश्यू निकाल के और उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। और दूसरा सीटी स्कैन या MRI जो है वो पैरानेजल साइनस और ऑर्बिट का किया जाता है। इन चीज़ों की, इन इन्वेस्टिगेशन से ही हमको पता चलता है कि पेशेंट को रियल में फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। और अच्छा ठीक है, और अगर मान लो कि डायग्नोसिस हुआ और डायग्नोसिस के बाद ये पता चला कि भाई फलां जो आदमी है उसको जो भी है उसको ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं और थोड़ा सा डाउट है या ब्लैक फंगस हो सकता है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? या मेरा क्वेश्चन ये भी इसी तरह का भी है कि क्या अर्ली ट्रीटमेंट से उस आदमी का बचना पॉसिबल है? उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है? और अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या चांसेस हैं? पेशेंट को जितना अर्ली डायग्नोसिस हुआ और जितना अर्ली उसको ट्रीटमेंट हो रहा है उतना हम पेशेंट को बचा सकते हैं। वैसे ब्लैक फंगस में मोर्टालिटी रेट जो है वो 50% है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से हम पेशेंट को भी बचा सकते हैं और उसके बॉडी के पार्ट्स को भी बचा सकते हैं। और अर्ली ट्रीटमेंट में पेशेंट को जनरली क्या दिया जाता है तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब फंगल इन्फेक्शन में पेशेंट को जनरली इंट्रावीनस एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती है, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी है, पोस्टाकोनाजोल है, वो सब दवाई दी जाती हैं। और आइज़ में अगर पेशेंट को स्प्रेड हो रहा है तो उसको रिट्रोबल्बर मीन्स के आँख के पीछे के पार्ट में उसको ये एंटी फंगल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। फिर ENT सर्जन जो हैं वो लोग सपोज जो पार्ट मतलब जैसे साइनस अफेक्ट हुआ है तो वो साइनस में लवाज उसका क्लीनिंग करना, या तो फिर जो पार्ट अफेक्ट हुआ है उस पार्ट का डेब्राइडमेंट मतलब कि उसको रिमूव कर देना सर्जरी से, बिकॉज के अगर वो पार्ट फंगल इन्फेक्टेड पार्ट है उसको अगर हम रिमूव नहीं करते हैं तो वो एंटी फंगल ड्रग जो है वो वहाँ तक इफ़ेक्ट करेगी नहीं, वो प्रॉपर उसका पेनिट्रेशन होगा नहीं, इसीलिए उस पार्ट को रिमूव करना भी ज़रूरी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है
कि अर्ली ट्रीटमेंट अगर मिले तो आदमी की जान बचाई जा सकती है। सही है। अब ये जो बताया आपने, अब किस तरह के लोग जो है, मतलब पॉपुलेशन में, जैसे लोग जो हम चारों तरफ, हमारे तरफ जो लोग होते हैं, तो किस तरह के लोग हैं जो रिस्क में आ सकते हैं, जो मतलब जिनको होने के चांसेस हैं? ब्लैक फंगस वैसे तो उससे पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है, 30,000 कोरोना के केसेस में से सिर्फ ओनली 10 पेशेंट्स जो होते हैं उन्हीं को ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं। जनरली अगर कोरोना नहीं हुआ है जिन लोगों को, तो भी थोड़े पेशेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं। वो पेशेंट्स कौन से हैं? तो भाई जिनको HIV एड्स है, जिन लोगों को कैंसर है, जो लोग स्टीरॉइड्स काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, जिन लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ है जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन या जो भी, जो लोग इम्यूनोमोड्यूलेटर्स पे हैं, जिन लोगों का WBC काउंट काफ़ी लो है जिसको न्यूट्रोपेनिया कहा जाता है, जिन लोगों का फेरेटिन लेवल हाई है, तो वो लोग ऑलरेडी ये म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्क में है। अब बात आती है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनमें से कौन लोग म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्क में हैं। तो उनमें से सारे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट लेने के समय बहुत ज़्यादा हाई डोज में स्टेरॉइड्स दिया गया है। जो लोग डायबिटिक है, जिन लोगों का डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, जिन लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिन लोगों को इंसुलिन ज़्यादा देना पड़ रहा है, जिन लोगों का हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा है, जिन लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी लेनी पड़ी है, जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ रहा है, जिन लोगों को इम्यूनोमोड्यूलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो पेशेंट जो हैं वो लोग रिस्क में ज़्यादा हैं, ना कि कॉमन पब्लिक, या जो लोग को माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं और वो लोग ट्रीट ऐसे ही अपने घर पे ही रह के जिनको रिकवर हो चुके हैं, तो वो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कोरोना है, तो कोरोना के लिए हमने बोला मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंस है, ये चीज़ का हम पालन करें, वैक्सीन वगैरह हम लें तो हम कोरोना से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। तो ये ब्लैक फंगस के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि आदमी को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बीमारी उसको ना हो? प्रिकॉशन में ऐसा है कि जनरल पब्लिक को क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो मैं पहले बताती हूँ, और फिर मैं वो बताऊंगी कि हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो जनरल पब्लिक को अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना मतलब प्रॉपर यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र उन लोगों का होना चाहिए, मास्क का यूज़ प्रॉपरली उनको करना है, डिस्पोजेबल मास्क पहनने चाहिए, और डस्टी एनवायरनमेंट और वो सब है उससे उनको बचना चाहिए। सपोज डस्टी एनवायरनमेंट में वो लोग जा रहे हैं कि जहाँ पर लाइक कंस्ट्रक्शन चल रहा है या खुदाई काम चल रहा है, तो वो लोगों को N95 मास्क पहनना चाहिए। और मास्क में मेन चीज़ वो याद रखनी है कि उनको एक ही मास्क का यूज़ बार बार नहीं करना है, मास्क उनका डिस्पोजेबल होना चाहिए। और थर्ड थिंग ये भी है कि मतलब लाइक आपका फ्रिज है या खाने की चीज़ें हैं जहाँ पे रखी जाती है, तो फ्रिज का प्रॉपर क्लीनिंग होना ज़रूरी है। फ्रिज की जो रबर की आउटलाइनिंग्स जो होती है वहाँ पर फंगस ग्रो होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए। स्टेल फूड, हाँ यस, वो जो सब चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए, उन चीज़ों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जैसे रॉटन फ्रूट से वेजिटेबल्स हैं तो उन लोगों के टच में नहीं आना चाहिए जी। नहीं, वो एग्जैक्टली काफ़ी लोग बोलते हैं कि ब्रेड खाने से कोरोना होता है, ऐसा नहीं है, ब्लैक फंगस होता है, सॉरी। तो वो एक्चुअली ब्रेड खाने की वजह से नहीं होता है, लेकिन ब्लैक फंगस बिगड़ी हुई जो ब्रेड होती है, बासी ब्रेड होती है, उस पर ग्रो करती है। एग्जैक्टली वो हाँ होता है, क्योंकि उस पर फंगस ग्रो करती है और वो फंगस हमारे टच में आती है, उसकी वजह से लगने के चांसेस रहते हैं। तो मतलब ब्रेड खाने की वजह से ब्लैक फंगस होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट बासी खाना खाने की वजह से हम ब्लैक फंगस के कांटेक्ट में आ सकते हैं। और ब्लैक फंगस के कांटेक्ट में हम हमेशा डेली लाइफ में आते ही हैं। दैट डजंट मीन कि ब्लैक फंगस के कांटेक्ट में आए तो हमें ये ब्लैक फंगस हो गया या म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। अब जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उन लोगों को खास ध्यान रखना है। वो लोग अगर इस चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं तो उन लोगों में ये म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस, मतलब कि ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुड। अब एक आखिरी सवाल हमारा, डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल हमारा है, वो ये है कि जो जनरल पब्लिक में जो डर है, जो पैनिक जो फैला हुआ है, उस पैनिक से, उस डर से बाहर आने के लिए इंसान को, जनरल पब्लिक को क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, या वो पैनिक
को ओवरकम करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? देखो, जनरल पब्लिक को पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 10,000 कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें से 3 लोगों को ही ये म्यूकोरमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं, और उनमें भी जो पेशेंट्स हाई रिस्क पे हैं वो भी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि हाई रिस्क किन पेशेंट्स में है, उन लोगों में होने के चांसेस होते हैं। और उन लोगों में भी हो म्यूकोरमाइकोसिस होना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस रखते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, एग्जैक्टली वो अगर सब कुछ कर रहे हैं तो उनको भी इससे डरने की ज़रूरत, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो हाई रिस्क पेशेंट्स है उन लोगों को अपना डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। ठीक है, स्टीरॉइड्स अगर सपोज वो ले रहे हैं तो स्टीरॉइड स्टॉप करना भी ज़रूरी है, और बाकी के जो मेजर्स हैं मतलब के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो मैंने बताया मतलब लाइक वो सब, तो किसी को भी प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। और सपोज थोड़ा बहुत भी पेशेंट को डाउट हो रहा है कि भाई मुझे नाक में प्रॉब्लम है, नाक बंद है, क्या डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे आईज में प्रॉब्लम है या जो भी है, तो तुरंत ही उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जो भी डॉक्टर है वो उसको देख के और फिर उसके हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेशन करवा के और प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दे सकता है। मतलब पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगली ट्रीटमेंट मिले तो डिजीज जो है वो क्योरेबल है, ठीक है ना, तो वो टेंशन की बात नहीं है। लेट प्रेजेंटेशन जो होता है उसी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, इसलिए पेशेंट को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल पब्लिक को तो बिल्कुल भी नहीं। और एक जनरल बात है, जैसे हमारी चैनल जो है उस पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, फ्री आई एम ए टीचर, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हमारे वीडियोस वगैरह वो देखते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट ज़्यादातर उनकी एज 10 to 18 ईयर्स के बीच में कहीं है, उन स्टूडेंट के लिए क्या रिस्क फैक्टर है, या वो जो विद्यार्थी है, वो जो स्टूडेंट है, उनको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और उनके लिए आपका क्या सजेशन है, आप क्या चाहते हैं उनके लिए, कोई एडवाइस, कोई सजेशंस उन बच्चों के लिए? ये पेंडेमिक के ये काल में हम जितना हो सके लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों का डर निकालने की कोशिश करते हैं हम, तो उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है आपका? बच्चों को तो एक्चुअली मेरे साथ डरने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों में तो म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। और वैसे भी आजकल बच्चे बाहर निकलते नहीं हैं, वो घर पे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो उल्टा उनको तो डस्ट का और ये डस्टी एनवायरनमेंट का जो एक्सपोजर है वो भी नहीं होना है, तो बच्चे तो बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए उन्हें तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग आराम से पढ़ाई करें, अपना फ्यूचर बनाएं, बस वही उनको करना है। हाँ, उनको प्रिकॉशन सपोज लेने हैं, सपोज जानना है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको प्रॉपर बस हाइजीन मेंटेन करें। अगर बाहर खेलने जा रहे हैं, धूल मिट्टी वाले हाथ हैं उनके, सपोज शूज़ पहने हैं, तो वो सब करने के बाद जब घर में वो एंटर हो रहे हैं तो तुरंत उनका हैंड जो है वो सैनिटाइज कर लें, प्रॉपर बाथ ले लें, तो दैट इज़ इनफ। उनको फ्रेश फूड लेना चाहिए। यस, इम्यूनिटी का रोल है, 100% है। मतलब इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है उनको कोरोना होना नहीं है, और जिनको कोरोना नहीं होना है तो ब्लैक फंगस के चांसेस तो ऑटोमेटिकली कम ही हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या है, तो भाई तुम्हें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड लेना है, फ्रेश फूड लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी है, और प्रॉपर स्लीप और टेंशन से दूर रहना चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह पढ़ाई करें, अपना फ्यूचर बनाएं। ये अभी जो टाइम है वो चला जाएगा और इससे अच्छा टाइम 100% ज़रूर आएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बच्चे। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम, आप हमारी चैनल थैंक पर यू आए, सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे बच्चों को जो आपने एडवाइस दिया, जो बड़ों को एडवाइस दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे साहब, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी चैनल पर आए और आपने ये शुभ कार्य में हमारा साथ दिया। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद यही था कि लोगों के दिल से एक डर को निकाला जाए, लोगों के दिल में जो डर है उस डर को लोगों के दिल से निकाला जाए, लोग उस चीज़ को समझें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, ध्यान रखें और एक हेल्थी जीवन जिए। भगवान हम सबको इस महामारी के दौर में हमारे सबकी हिफाजत करे, यही हमारी शुभकामना सबके साथ। हम चाहते हैं, वो जैसे गुजराती में नहीं बोलते कि सौनु भलू थाय सौ सुखी थाय, यही हमारी आस्था है। आप
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से और हमारे जो देखने वाले स्टूडेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये आपने देखा कि एक डॉक्टर काजी ने हमको कैसे हमको समझाया कि किस तरीके से वो बीमारी फैलती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू यू। तो हमने आगे फिर ऐसा सोचा है कि हम आगे और सीरीज़ एक बनाएंगे और एक तरह से हम तरह के लोगों को लेकर वो लोगों से ये जो डर निकालने की कोशिश करेंगे, लोगों में जागृति लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो सही अच्छा लगे तो लाइक कर देना उस वीडियो को, कमेंट्स में 2-4 वर्ड भी लिख देना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।